जय हिंद दोस्तों, इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE CG 134 बुक के बारे में, जो कि है रीडिंग द नोवेल। इसके हम बात करेंगे आज ब्लॉक नंबर 4 के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। ब्लॉक 4 का हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने इसके 4 चैप्टर जो कि 13, 14, 15, 16 का पूरा कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट क्लास, जिसको आप पढ़कर आराम से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है अगर वो उसमें लिखते हैं तो आपको 60-70% मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर वहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो 100% आपको नंबर मिलेंगे। अगर हम बात करें, आपको फुल नंबर चाहिए 100% मार्क्स, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 बाय 1 चैप्टर वाइज इसकी क्लास डाल रखी है, वहाँ से देखकर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और जितनी भी क्लास है सबकी क्वेश्चन आंसर की मदद से पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया है, ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसे आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी दिखाया गया है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो अब बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 13 की। तो अगर आपको कोई भी गैस पेपर चाहिए, कोई भी एग्जाम नोट्स चाहिए, कोई भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई सोल्ड असाइनमेंट, PDF स्कैन, PDF हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, जो कि है अफ्रीका ए ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का हिस्टोरिकल सर्वे के बारे में हमें बात करनी है। तो ये नोवेल के हेल्प से हम इसको पढ़ेंगे। इस बुक में हम पढ़ेंगे परी कॉलोनियल अफ्रीका, जो कि क्या है, कॉलोनियल क्या होता है, औपनिवेशिक काल को बोलते हैं, जो कि एक देश दूसरे देश के शासन के अंदर चल रहा हो। जैसे भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, चाइना पे किया, और बहुत सारे अफ्रीकन देश है उस पर ब्रिटिश शासन रहा। तो उसके दौरान और उससे पहले के दौरान जो शासन था, उस काल की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और उसके दौरान अफ्रीका कॉन्टिनेंट कैसा रहा, तो इसके बारे में पूरा हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की मदद से, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, वाई इज अफ्रीका रेफर टू एज द डार्क कॉन्टिनेंट। तो इसमें बोला गया है कि डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को क्यों बोला गया, उसको ऐसे संबोधित क्यों किया गया कि अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट है। तो इसके बारे में समझेंगे। तो डार्क कॉन्टिनेंट टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बायस टर्म है। क्योंकि आप दिख रहा होगा द डार्क कॉन्टिनेंट, अंधेरे में छिपा हुआ एक अंधेरे वाला महाद्वीप। तो इसमें जैसे पढ़ोगे इसको, तो इसमें क्या एक नेगेटिव सेंस जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है, एक बायस लग रहा है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी कुछ ना कुछ, तो पूरा इसको वो डार्क कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते। तो यह टर्म किसने यूज़ की, तो इसको बारे में जानना है। जो अर्ली ट्रैवलर्स थे, जो मिशनरीज थी, जब उन्होंने अफ्रीका को एक्सप्लोर किया होगा, तो उनके पास क्या होगा, कॉलोनियल व्यू पॉइंट होगा, क्योंकि वो दूसरे देश पर शासन कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ये सिविलाइज्ड नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे माइंड में उनके पास ऐसे व्यू पॉइंट बने होंगे। डार्क का मतलब क्या था, जो कि अननोन, मिस्टीरियस, जो समझ में नहीं आया, उन्होंने उसको डार्क बोल दिया। तो जो इग्नोरेंस थी वो क्या बन गई, उनके लिए डार्कनेस बन गई। तो यूरोपियन क्या सोचते थे, अफ्रीकन क्या है, प्रिमिटिव हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, सेवेजेज हैं। तो यह पूरी बायस्ड थिंकिंग थी उनकी। तो ये क्या था, रेसिस्ट परसेप्शन उन्होंने अपने माइंड में बना लिया था कि क्या है, अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट है। उनके बिलीफ्स को कैसे देखा उन्होंने, एक मैजिक की तरह देखा, एक रिचुअल्स होते हैं ना उनके, तो उसको क्या देखा उन्होंने, ब्लैक मैजिक से उन्हें जोड़ दिया। जो मिस इंटरप्रिटेशंस बनाया उन्होंने कल्चर का, वो इसमें साफ देखने को मिलता है। एक ओबियस रीजन क्या था कि उनकी स्किन, तो जो अफ्रीकन लोग थे ना वो थोड़े काले टाइप के थे, उनकी डार्क स्किन थी, तो उससे भी उन्होंने क्या बोला, इसको डार्क कॉन्टिनेंट टर्म को बना दिया। जो एक फिजिकल अपीयरेंस थी उसके थ्रू भी इसको बोला। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कॉलोनाइजर थे ना, ने इस आइडिया को यूज़ किया कि अफ्रीका के पास कोई इतिहास नहीं है, उनके पास कोई कल्चर नहीं है, ताकि कॉलोनाइजेशन जस्टिफाई कर सकें, वो जो कि औपनिवेशिक है उसको जस्टिफाई कर सकें, उनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था उसको वो स्थापित कर सकें। तो रियलिटी क्या है इसकी, अफ्रीका डार्क नहीं है, वो अपनी कल्चर से रिच है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, वो क्या है, एक डेवलप्ड ट्रेडिशंस वाले लोग हैं। तो ट्रम्प का गलत परसेप्शन पर बेस्ड है, तो इसको हम ओनली ये नहीं बोल सकते कि अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है,
बायस्ड टर्म है। अगर एग्जाम में आता है तो इसको कैसे लिखेंगे? द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज बेटर नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। दिस एक्सप्रेशन द डार्क कॉन्टिनेंट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स एंड मिशनरीज। तो शुरुआत में किसने यूज किया? ट्रेवलर्स ने और मिशनरीज ने। वो हैपन टू विजिट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मच बिफोर पॉलिटिकल क्लेम्स ऑन इट टेरिटरी वर मेड एंड इट कॉलोनाइज्ड बाय वेरियस यूरोपियन पावर। तो ये क्या था? उस दौरान जो टर्म यूज की गई तो औपनिवेशिक काल के दौरान ये क्या था? यूरोपियन पावर के अंडर काम करता था। द टर्म डार्क हैज बीन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीकन बिकॉज ऑफ फर्स्टली these early travelers as well as missionaries considered anything mysterious that they did not understand much about it। जो उनको समझ में नहीं आया, जो उन्होंने जिसे उनके पल्ले नहीं पड़ी जो बात, तो उन्होंने उस चीज़ को क्या बोल दिया? डार्क बोल दिया, अननोन चीज़ को। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली these first visitors considered Africa to be inhabited by the people who were primitive, uncivilized and savage। तो उन्होंने क्या बोला? जो अफ्रीका के लोग थे तो उनको क्या बोला? प्रिमिटिव बोला, अनसिविलाइज्ड बोला, सेवेज बोला, कि सभ्यता वाले लोग ही नहीं है, उनको रहन सहन ठीक नहीं है। जो यूरोपियन थे उनके कल्चर के हिसाब से मेल नहीं खाता था, तो उन्होंने उनको क्या दे दिया? इस प्रकार की एक लैंग्वेज, एक स्टेटमेंट दे दी। द कलर ऑफ इग्नोरेंस एज वी नो इज ब्लैक। तो क्या है? इग्नोरेंस का कलर क्या माना इन्होंने? ब्लैक। अकॉर्डिंग टू दीज अर्ली मिशनरीज द अफ्रीकन बिलीव्ड इन मैजिक एंड अदर ग्राउंडलेस रिचुअल्स एंड कस्टम्स। तो उनके अनुसार क्या था? जो विजिटर्स आए थे, मिशनरी आए थे, अफ्रीकन क्या है? काले जादू में विश्वास करते हैं। उनके जो रिचुअल्स थे उनके साथ उनको जोड़ दिया। वंस अगेन ए मैजिक इज एसोसिएटेड विद द कलर ब्लैक फॉर एग्जाम्पल। तो ब्लैक मैजिक था ना उनका जो, तो उसको किसके साथ जोड़ दिया? ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ दिया, तो उनको नाम दे दिया ब्लैक। द टर्म ब्लैक मैजिक फाइनली देयर वाज द मोस्ट ऑब्वियस रीजन फॉर कॉलिंग अफ्रीका ब्लैक कॉन्टिनेंट। इट्स इनहेबिटेंट्स हैड वेरी डार्क स्किन। तो जो अफ्रीका के लोग थे उनकी स्किन काली थी, उसके कारण भी उनको क्या बोल दिया? डार्क बोल दिया। दीज ओपिनियन particularly about the Africans being ancient and uncivilized were accepted blindly by the most Europeans who entered the continent either for trade and for colonization। तो जो भी यूरोपियन आए, या तो वो ट्रेड बिजनेस के लिए आए, फिर या कोलोनाइजेशन उस पर राज करने के लिए आए, तो उन्होंने इस टर्म को उनके ऊपर थोप दिया। इनफैक्ट द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन built upon this myth of primitivism of the Africans by stating that अफ्रीका हैड नो हिस्ट्री। कि उन्होंने यूरोपियंस ने क्या बोला? कि इनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, हंस इनके पास कोई पास्ट नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया? अफ्रीका को रेफर कर दिया एज ए डार्क कॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें एक ओपिनियन सेट करके इसको गलत स्टेटमेंट के तौर पर भी बता सकते हैं। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय यूरोपियंस फॉर एंटरिंग अफ्रीका। तो इसमें क्या बोला गया है कि यूरोपियंस का अफ्रीका में आने का क्या मकसद था, उनका क्या कारण था। तो इसमें बता दूं आपको, तो अफ्रीका में आने का एक रीज़न बताया गया है, लेकिन असली रीज़न कुछ और था इसके पीछे। उन्होंने क्या कहा? वी वांट सिविलाइज अफ्रीका। तो सबसे पहले बता रहा हूँ मैं इसका आपका कॉन्सेप्ट कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, फिर बाद में बताऊँगा कि इसको आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यूरोपियंस क्यों आए गए। तो उन्होंने बताया कि अफ्रीका सिविलाइज नहीं है, हम उसको सिविलाइज करना चाहते हैं, उसमें एजुकेशन देना चाहते हैं, रिलीजन सही से बताना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट नहीं है उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन यह सिर्फ क्या था? एक्सक्यूज़ था। जो सिविलाइजिंग मिशन था वो फेक रीजन था। असली रीजन क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उनसे क्या है? पैसे ऐंठना, पैसे लूटना, उनकी रिसोर्सेज को लेना, उनसे क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्योंकि अफ्रीका क्या था? वेल्थ का सोर्स था, उनके पास इकोनॉमिक मोटिव था। यूरोप में क्या प्रॉब्लम थी? इकोनॉमिक डिप्रेशन था, मनी की कमी थी, इसलिए उन्होंने क्या है? अफ्रीका को टारगेट बना लिया। क्योंकि उनके यहाँ क्या था? रॉ मटेरियल मिलता था और जो लेबर थी वो बहुत सस्ते दाम पर मिलती थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, रबड़ की खेती होती है, कॉटन की होती है, पाम ऑयल मिलता है, और इस प्रकार की खेती से वो क्या है? ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इससे करने के पीछे ये कारण ये भी है कि ये खेती करेंगे तो इसके लिए जो लेबर मिलेगी वो बहुत सस्ते दाम में मिलेगी। तो कंट्रीज़ क्या है? आपस में compete कर रहे थे, जैसे कि ब्रिटेन फ्रांस के साथ compete कर रहा था। जर्मनी का इन्वॉल्वमेंट क्या था? इन्वॉल्वमेंट था वो भी ज़्यादा था। जो टेरिटरी की रेस क्या थी? वो शुरू हो गई थी। कॉलोनियल जो रिवेलरी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी।
जो मिशनरीज थे वो उनकी एंट्री हो गई थी, वो क्या करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे, जो लोकल बिलीफ्स है वो फैलाना चाहते थे। मिशनरीज होते क्या हैं, तो ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे क्या है विशेष रूप से धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग होते हैं, जो सुसमाचार फैलाने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और सामाजिक कार्य करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो मिशनरीज भी इसमें एंट्री होती है, जो कि क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं, जो लोकल बिलीफ्स हैं इनके वो बदलना चाहते हैं। तो रिलीजन भी इनके क्या था, एक टूल था, तो इनके धर्म को फैलाना भी एक मुख्य कारण था। जो स्लेव ट्रेड था वो भी एक फैक्टर था, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है तो इसके पास इसका ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा इन्हें। जो इनलैंड है, स्लेवरी क्या है कंटिन्यू करना चाहते थे, इससे क्या है इंटरवेंशन को जस्टिफाई किया गया और जो कंट्रोल ओवर ट्रेड है उसको उस पर काबू पाया गया है। तो रियलिटी क्या देखने को मिलती है इसमें, जो सिविलाइजिंग मिशन है वो क्या था, एक एक्सक्यूज था, और जो उनका शोषण करना है वो एक रियलिटी थी। तो अफ्रीका को क्या है रियली में यूज किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आप लिखेंगे कैसे वो अब बताता हूँ आपको। दे एंटर्ड अफ्रीका ऑन द प्री टेस्ट और एक्सक्यूज ऑफ सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजिंग के नाम पर बड़े इसमें अमेरिका में घुस गए। द रियल रीजन ऑफ द कोर्स वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तो रियल कारण क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसका मुख्य कारण था। ऑफ इट्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, तो इसका क्योंकि इसके मटेरियल और ह्यूमन का रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। द रीजन वर मेनली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, तो इसका मुख्य कारण क्या बता सकते हैं हम, इसका 3 कारण है। एक इकोनॉमिक, पैसे की लूटपाट, इस पर राजपाट करना, और उनके धार्मिक रचना को चेंज करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके बारे में बात करते हैं एक एक पॉइंट से। तो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को देखेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, तो क्या है औपनिवेशिक सत्ता काल के दौरान इस पर राज था ब्रिटिश का, तो क्या करते थे। एन इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज ओक्योरिंग इन यूरोप, तो यूरोप में उस टाइम क्या चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन की कंडीशन थी। एंड पावरफुल कंट्रीज सच एज जर्मनी, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन वर लूजिंग मनी, तो इनकी क्या है आपस में होड़ लग रखी थी, ये पैसे को चेज कर रहे थे और पैसे को खो रहे थे, इनके पास पैसों की कमी थी। अफ्रीका सीम टू बी आउट ऑफ हार्म्स वे एंड हैड एन एम्बुडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो इनके पास क्या है खजाना दिखा इनको अफ्रीका, फ्रॉम विच इसके पास क्या था रॉ मटेरियल थे, फ्रॉम विच यूरोप कुड मेक मनी, तो जिससे क्या है यूरोप पैसे बना सकता था। ड्यू टू चीप लेबर्स, इनके पास चीप लेबर्स थी जो कि अफ्रीकन लोग थे। यूरोपियंस इजिली एक्वायर्ड प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल, इवोरी, रबर, पाम ऑयल, वुड, कॉटन, गम, तो इस प्रकार के क्या है जो रॉ मटेरियल है इन्होंने सस्ते लेबर की मदद से अपने देशों में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया, या उनसे मटेरियल बनवाए और फिर अपने देशों में ट्रांसपोर्ट करने शुरू कर दिए। दीज प्रोडक्ट्स बिकेम द ग्रेटर सिग्निफिकेंस ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो ये मटेरियल क्या थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कारण बने। तो ये क्या रीजन था, दूसरा रीजन था। अफ्रीका कोलोनाइजेशन वाज आल्सो ए रिजल्ट ऑफ यूरोपियन रिवेलरीज वेयर ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड बीन इन डिस्प्यूट सिंस दी 100 Years वार, तो इसके कारण क्या था, जो अफ्रीका कोलोनाइजेशन है औपनिवेशिक काल है वो भी क्या था एक यूरोपियन रिवेलरीज वेयर, जो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों क्या थे टक्कर में थे, दोनों डिस्प्यूट में थे 100 सालों से। दीज कंट्रीज बिकम इन्वॉल्व इन ए रेस ऑफ एक्वायर मोर टेरिटरी ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो दोनों रेस में लग रहे, होड़ में लग गए कि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ज़्यादा से ज़्यादा सीमा को हथिया लेंगे। बिल्ड दिस रेस ओपन टू ऑल यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन हैड सम सक्सेस टू होल्डिंग द स्लेव ट्रेड अराउंड दी शोर्स ऑफ अफ्रीका, तो इसमें क्या है ब्रिटेन ने थोड़ी महारत हासिल की, उन्होंने उस पर ज़्यादा कब्जा कर लिया। बट इनलैंड द स्टोरी वाज डिफरेंट, मुस्लिम ट्रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द सहारा एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट still traded inland and many local chiefs were reluctant to give up the use of slaves, तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अगर मोटा मोटी तौर पर देखें तो जो ब्रिटिश लोग थे, यूरोपियन लोग थे, उन्होंने क्या है जो सिविलाइजेशन के तौर पर जो इनको कब्जा करने की कोशिश की थी, एंट्री की थी, वो सब फेक था। पर रियली में क्या चाहते थे वो करना, इनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इस पर कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इस पर क्या करें, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोल कर लें, ताकि हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
वाज एंशियंट अफ्रीका प्रिमिटिव इफ नॉट व्हाट वर द वेरियस सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट अफ्रीका। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पुराने टाइम में अफ्रीका था वो क्या डेवलप्ड नहीं था, तो इसके बारे में बात हुई है। अगर नहीं था तो उसके वेरियस सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन के क्या थे अफ्रीका में, इसके बारे में बात की गई है। तो आपका मानना क्या है इस बारे में? तो ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपको एग्जाम में देखने के कमी चांसेज है। तो इसमें आपको मिलेगा क्या? तो आपसे पूछा गया क्या है, यूरोप ने अफ्रीका को प्रिमिटिव कहा, लेकिन रियलिटी क्या इसकी अलग है या यही बात है? तो क्या अफ्रीका प्रिमिटिव था आपके ओपिनियन में या मेरे ओपिनियन में? तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे रियलिटी भी है ये, ओपिनियन नहीं। तो इसका आंसर होगा नो, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूरोपियन ने इसको मिथ के रूप में फैलाया था। जो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा था ये पूरा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसको सिविलाइज दिखाया जाए। अगर वो सिविलाइज दिखा देंगे तो वो क्या है, इसको लूट नहीं पाएंगे, जो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं कर पाएंगे उनकी। तो असल में अफ्रीका हाईली डेवलप्ड था, कोई प्रिमिटिव नहीं था बल्कि सिविलाइज था। सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन कौन सी थी इसमें? इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, जो कि क्या है, नील नदी के किनारे थी। साइंटिफिक प्रोग्रेस थी उसकी, कल्चरल डेवलपमेंट था उसमें। स्कॉलर जो कि कौन थे, चेक एंटा डायोप, उन्होंने बोला है कि यह सिविलाइजेशन ब्लैक अफ्रीकन ने डेवलप की थी। तो अफ्रीका क्या है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। अफ्रीका में और कौन कौन से सेंटर्स थे? तो इसमें पूछा गया है कि अगर वो सिविलाइजेशन थी तो उसके सेंटर कौन कौन से थे? तो घाना एम्पायर हो गया, माली एम्पायर हो गया, इफे हो गया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, कोंगो, तो ये इसके क्या है, सिविलाइजेशन है। तो यह सब क्या है, एडवांस सोसाइटी थी, जिसमें क्या है, मल्टीपल सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। फिर हुआ क्या, इन्वेजन हुआ। वो जो बाहरी लोग थे उनका क्या हुआ, इन्वेजन हुआ, वो अफ्रीका में घुस गए। कॉलोनाइजेशन हुआ, उन पर क्या है, जो अफ्रीकन लोग उन पर अत्याचार हुए, उन पर राज किया गया। किन किन ने राज किया? पर्शियंस ने राज किया, रोमन्स ने राज किया, अरब के लोग थे उन्होंने किया, और जो लास्ट में यूरोपियन लोगों ने इन पर राज किया। और इससे क्या है, इनका डेवलपमेंट स्लो हो गया। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, एक्सटर्नल जो डिसरप्शन हुए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनके कारण इनका डेवलपमेंट स्लो हो गया। जो कोलोनाइजेशन का इफेक्ट हुआ है ना, उसके कारण क्या है, अफ्रीका आइसोलेटेड हो गया, थोड़ा अलग हो गया, उनकी प्रोग्रेस रुक गई। यूरोप क्या हुआ, आगे बढ़ गया। तो क्या है, अनइक्वल डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। तो रियलिटी क्या है, अफ्रीका क्या था, सिविलाइज था, परंतु उन्होंने क्या है, यूरोप ने एक बायस स्टेटमेंट देके उनको अनसिविलाइज दिखा के उन पर क्या है, कोलोनाइजेशन कर लिया, उन पर राज कर लिया। तो इस प्रकार ये क्या है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। स्टार्टिंग में बता सकते हो कि इसका आंसर नो, अफ्रीका क्या नहीं था, ये नॉर्मल नहीं था, वो सिविलाइज था। वो क्या है, अफ्रीकन द्वारा, यूरोपियन द्वारा अफ्रीकन के लिए एक बायस स्टेटमेंट थी, वो उनको दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे। अगर एग्जाम में आया तो इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे? सबसे पहले इसका आंसर देना है नो। Contrary to these false stories spread deliberately by the Europeans, तो ये क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी यूरोपियंस द्वारा। अफ्रीका इज नाइदर प्रिमिटिव नोर सेवेज, अफ्रीका ना तो कभी प्रिमिटिव था ना सेवेज था, वो क्या था, एक सिविलाइज्ड कंट्री थी। इट हैड बिल्ड नॉट ओनली फॉर द एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो उनकी जो एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, बट आल्सो मैनी अदर वेल नोन सेंटर्स ऑफ सच डेवलपमेंट, इसके अलावा उसके पास बहुत सारे सेंटर थे जो कि डेवलप्ड थे। द एम्पायर ऑफ घाना एम्पायर, माली एम्पायर, इफे, जिम्बाब्वे, और सम ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक एविडेंस अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट इन अफ्रीका इज प्रोवाइडेड बाय द सिनिकलाइज स्कॉलर, जो कि कौन से एक स्कॉलर थे, चेक एंटा डायोप, who claims that the ancient Egyptian civilization was set up by and न्यूटर्ड बाई द ब्लैक अफ्रीकन्स मोर देन द 10,000 ईयर्स अगो, जो कि 10,000 वर्ष पूर्व पहले जो इनकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो अफ्रीकन द्वारा शुरुआत की गई, अफ्रीकन द्वारा पाली गई। डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स, चेक एंड डायोप कन्विंस अस दैट व्हेन ग्रेट सहारा स्टार्टेड ड्राइंग अप अबाउट 7000 BCE, before which it was a huge lake, a sections of Africans began to trek along the route of the river Nile, जो नील नदी के किनारे थे उन्होंने एक सिविलाइजेशन को स्थापित किया। They finally settled in the valley at the mouth of the Nile Delta before it peaked its water into the Mediterranean, जो कि एक क्या था, उस टाइम पीक पर वाटर था
नील नदी के डेल्टा पे उस टाइम उन्होंने सिविलाइजेशन को बसाया था। हेयर दे सेट अप द ग्रेट एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो उन्होंने क्या है इजिप्टियन सिविलाइजेशन को बसाया था। विद अनमैच प्रोग्रेस इन, तो उन्होंने क्या उसकी कोई प्रोग्रेस की कोई मैच भी नहीं थी। स्पेकुलेटिव साइंटिफिक रिसर्च, जो कि स्पेकुलेटिव साइंटिफिक रिसर्च इसको दिखाती है। दिस साइकिल ऑफ द सिविलाइजेशन प्रोग्रेस lasted many thousands of years during the period of which these black Africans colonized neighboring territories inhabited by the whites. The Semitic world of today is perhaps a result of free क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू रेसिस। तो उस टाइम क्या है जो अफ्रीकन द्वारा एक ग्रेट सिविलाइजेशन बसाई गई थी उसके बारे में इन्होंने बताया है, जो कि गोरों द्वारा लूट ली गई, उन द्वारा डिसरप्ट कर दी गई। तो इन्होंने बताया है कि उनके पास क्या थी, ग्रेट एम्पायर थी, घाना, माली, इफे, वेस्ट अफ्रीका, इथोपिया, इंदा, जिम्बाब्वे, इस टाइप की उनके पास क्या थे, कोंगो जैसी सिविलाइजेशन थी, जो कि क्या थी, एविडेंस थी ग्रेट सिविलाइजेशन दैट द अफ्रीकन बिल्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स को, जो हजारों वर्षों पूर्व उन्होंने क्या है अफ्रीकन ने बनाई थी। वेदर दिस हाइपोथेसिस ऑफ चेक एंटा डाई वुल ट्रूली partially false is really not so important for us for the time being. What matters is fact that establishes beyond any doubt what ancient Africa at time was as much primitive at development, जो कि क्या है अफ्रीकन द्वारा जो डेवलपमेंट दिखाई गई थी वो बताया गया है, परंतु जो इसमें क्या हुआ था इन्वेजन हुए थे, उस कारण क्या है इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। एज मच ब्रिटिश एंड और सिविलाइज एज एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, जिसके कारण क्या है जो अफ्रीका है वो आइसोलेट हो गया था और उसकी प्रोग्रेस स्लो हो गई थी। तो इस प्रकार इन्होंने बताया है कि जो इसकी सिविलाइजेशन थी वो पहले से ही थी, ना कि इन द्वारा की गई है, इन्होंने क्या है इसको बिगाड़ा और है। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, इन व्हाट वे डिड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका अफेक्ट द फेट ऑफ अफ्रीका। तो क्या है अमेरिका की खोज ने अफ्रीका को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये क्वेश्चन बताता है हमें। तो जो अमेरिका की डिस्कवरी थी सिर्फ यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसका अफ्रीका पर क्या है बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या था, अफ्रीकन्स को अमेरिका ले जाया गया क्योंकि जो लेबर थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। मिलियंस ऑफ अफ्रीकन थे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए अफ्रीका से अमेरिका। क्या थे वो फोर्स्ड लेबर थे, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। जो प्लांटेशन थे, इंडस्ट्रीज थी नई नई सेटअप की जा रही थी, उनमें उनको काम करवाया गया। जो मास सेलेवरी थी उसके रूप में बनाया गया। इसका अफ्रीका पर क्या असर पड़ा, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। जो स्ट्रॉन्ग मैन थे वो तो लेबर के लिए ले गए, तो इससे अफ्रीका क्या है वीक हो गया। तो एक क्या है वीकेड सोसाइटी के रूप में इसे देखा जाने लगा। फिर क्या हुआ, यूरोप ने अफ्रीका को आसानी से कॉन्क्योर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी कम थी और जो थी वो कमज़ोर थी। तो इसके कारण क्या है कॉलोनाइजेशन और आसान बन गया यूरोप के लोगों के लिए, उन पर शासन कर लिया गया। फैमिली लाइफ पर क्या असर पड़ा, मैन तो चले गए मजदूरी के लिए, फैमिलीज क्या थी परिवार टूट गए, तो सोशल रोल्स अब क्या है डिसरप्ट हो गए थे, फैमिली बिखर गई थी। तो इस कारण क्या है वुमेन्स की क्या सिचुएशन हुई, खेतों में उनको काम करना पड़ा, जॉब्स करनी पड़ी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बढ़ गई, तो उन पर जो बर्डन था वो बढ़ गया। इकोनॉमी क्या थी बदल गई थी, क्योंकि वो ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी और जो मनी इकोनॉमी थी वो शुरू हो गई थी। जो ट्रेडिशनल थे वो सिस्टम टूटने लगा, जो इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन थे वो अलग थलग होने लग गया। तो इस प्रकार इसका सिंपल आइडिया है एक, जो स्लेवरी थी, जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन लॉस होने लगा, सोशल ब्रेकडाउन होने लगा, इकोनॉमिकल चेंज आने लगे। तो इस प्रकार क्या है जो अमेरिका की डिस्कवरी थी, अमेरिका की खोज क्या थी, वो अफ्रीका पर बहुत ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि अमेरिका से वो क्या है मैक्सिमम लोग ले गए थे लेबर के लिए और उनकी फैमिली टूट गई थी और उन पर क्या है कब्जा कर लिया गया था, यूरोपियन ने उन पर फिर राज किया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आफ्टर अमेरिका वाज फाउंड बाय द यूरोपियंस, यूरोपियंस ने क्या है अमेरिका को पाया। अफ्रीकन्स वर टेकन देयर बाय द मिलियंस ऑफ वर्कर फॉर डेवलपमेंट, वो क्या है भर भर कर मिलियंस ऑफ अफ्रीकन को अपने अमेरिका में ले गए। दोज वर्जिन टेरिटरीज फॉर बिकमिंग economic gain by the Europeans. These led to not only for a very cruel treatment of Africans but also depopulation of the African continents. तो इसमें क्या हुआ, जो वो केवल क्या है अफ्रीकन के मैन को नहीं ले गए, उनको क्या है उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई थी, विच मेड लेटर कॉन्क्वेस्ट बाय द यूरोपियंस ईजियर। तो जिसके कारण क्या हुआ कॉन्क्वेस्ट ईजी हो गया, उन पर कब्जा करना ईजी हो गया। लॉन्ग अब्सेंस
away from the family also caused complete chaos of family life, which each member had a specific social as well as economic role कट आउट ऑफ द हिज हिम हर। तो जो क्या था उसके साथ फैमिली का रोल था वो क्या था, कट आउट हो गया था। तो इसमें क्या था, फैमिली टूट गई थी। वुमेन वर फोर्स टू वर्क ऑन फैमिली फील्ड्स in place of their men, and also able bodies male members of the tribes were forced to become paid workers on farms or in factories mines instead of remaining farmer और क्या थे, कैटर ब्रीडर। तो जो घर की औरतें थी वो काम करने के लिए मजबूर हो गई थी। उनको क्या है, बाहर जाकर काम करना पड़ा, नौकरी करना पड़ा पैसे कमाने के लिए। और उनकी क्या थे, परिवार टूट गए थे, परिवार के लिए समय कम था, उनके पास क्या था, बर्डन ज़्यादा हो गया था। देयर सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड बार्टर एज द मेजर फॉर्म ऑफ ट्रेड। तो उनके पास तो ट्रेड का पहले क्या था, बार्टर एक तरीका था, वो किस में चेंज हो गया था, जो मार्केट की इकोनॉमी थी, पैसा था, मनी था, उसमें चेंज हो गया था। तो ये ट्रेड उसमें चेंज आ गई थी। इन ड्यू दिस कोर्स ऑफ टाइम वुमेन टू वर मेड विक्टिम्स ऑफ कोलैप्स ऑफ देयर सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन टूट चुकी थी। व्हेन दे टू हैड टू लुक फॉर जॉब्स। तो उनको क्या नौकरी ढूंढनी पड़ी, वहाँ पर उनको काम करना पड़ा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था कि जो अमेरिका था उसकी डिस्कवरी अफ्रीका पर क्या असर डालती है। तो ये हमारा एक बहुत ही इजी आंसर था, जो कि एक अच्छे तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट वर द 2 डिफरेंट वेज इन विच अफ्रीका वाज कॉलोनाइज। तो वो क्या 2 अलग तरीके थे जिससे हमें पता लगता है कि अफ्रीका कॉलोनाइज हो गया था, औपनिवेशिक हो गया था, उस पर शासन किया जा चुका था। तो इसका आंसर आप दोगे कैसे, ये मेन मैटर करता है। तो अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के 2 मेन तरीके के बारे में बात करना है, तो पहले हमें 2 तरीके सोचने होंगे। तो दोनों क्या है, ऐसे सोचेंगे जिसमें क्या है, एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड हो, जिसमें शोषण को दिखाया जाए। तो पहला तरीका क्या था, फॉरेन सेटलर्स का आना। क्या था, यूरोपियंस सेटल्स इन अफ्रीका। तो जो यूरोपियंस आए, इन्वेजन हुआ, वो क्या अफ्रीका में आकर बस गए, उन्होंने क्या ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जो लोकल अफ्रीकन्स थे उनको हटा दिया गया। फिर हुआ क्या, जो फर्टाइल ज़मीन थी, उनकी उपजाऊ ज़मीन थी, वो क्या है, उनको छीन लिया। अफ्रीकन्स को क्या है, रिजर्व्स पर भेज दिया। तो उनको क्या किया, बहुत ख़राब कंडीशन में रखा गया। साउथ अफ्रीका हो गया, जो नेटिव्स एरिया एक्ट थे वो लगा दिया गया। अफ्रीकन्स को लैंड के राइट नहीं दिए गए, एक्सट्रीम उनको सफ़र करना पड़ा। तो लैंड सीज कर ली गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। और दूसरा तरीका था, वो क्या था कॉलोनाइज करने का, तो दूसरा तरीका था अफ्रीकन्स को फोर्स्ड लेबर बना दिया गया, ज़बरदस्ती लेबर का रूप दे दिया गया फार्म्स पर, माइंस पर। लेकिन फोर्स किया कैसे, तो उन्होंने ऐसे तो है नहीं कि ज़बरदस्ती उन पर बंदूक तान दी और काम करवा लिया, नहीं। उसके क्या 2 तरीके थे, उन पर हैवी टैक्स लगा दिया, उनको मनी कमाने के लिए काम करना ज़रूरी था, और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उनके पास कि वो और कुछ करें। तो जो स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए कि आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी हो गया, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट ज़रूरी हो गए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा, अरेस्ट किया जाएगा, फोर्स्ड लेबर बना दिया जाएगा। यह मॉडर्न स्लेवरी जैसा है। तो फोर्स्ड लेबर सिस्टम उन्होंने बनाया। तो सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, तो शुरुआत में उन्होंने कानून बनाए, फिर एक्सप्लॉयटेशन को लीगल बना दिया। सिस्टम पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। लीगलाइजेशन क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो कानूनी तौर पर उनका शोषण किया गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहला तरीका था उनकी लैंड को छीनना, फिर दूसरा उनका तरीका क्या था, लेबर कंट्रोल करना, उनको लेबर बना दिया। तो पहले लैंड सीज करना, फिर दूसरा लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके 2 तरीके थे। दो आप आसानी से अगर लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बोल के बता दिए हैं कि कैसे लिखना है। पहला तरीका लिखना, पहली हेडिंग डालना कि पहला तरीका क्या है। 2 डिफरेंट तरीके में अफ्रीका एंड फॉरेन सेल्टर्स। जो आए उन्होंने क्या किया, द अराइवल ऑफ फॉरेन सेल्टर्स क्रिएटेड क्वाइट ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन कंट्रीज वेयर दिस मॉडल वाज फॉलोड फॉर स्किल्ड लेबर वर्क। They could do not depend on the native Africans, so they brought indentured labor from another colony of theirs. In Kenya, for example, such labor was brought from the Indian subcontinent for building the railways. तो जो पहला तरीका है, पहले तरीके में उन्होंने अपनाया क्या, जो अफ्रीका और अदर अलग जो फॉरेन सेल्टर्स थे, तो इसमें क्या किया, यूरोपियंस सेटल हो गए अफ्रीका में। और फिर उन्होंने क्या किया, सेटल होने के बाद
ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोकल अफ्रीकन थे उनको हटा दिया पहले तो द अफ्रीकन्स वर हाउएवर यूज फॉर वर्किंग ऑन देयर फार्म्स और इन देयर माइंस। तो क्या थी, ज़मीन किसकी थी, अफ्रीकन्स की थी। वो आए, उन्होंने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया और क्या लेबर किन्हें बना दिया, अफ्रीकन्स को। तो उनको काम कहाँ करना पड़ा, उनके फार्म्स पर, उन्हीं की ज़मीन पर जो उनकी माइंस थी उन पर। बट फर्स्ट दे हैव रिमूव फ्रॉम द एरियाज विच वर द मोस्ट फर्टाइल और मिनरल रिच। तो उनको सबसे पहले कहाँ से हटाया गया, फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन से, मिनरल रिच ज़मीन से। फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम द फार फ्लंग सेमी एरिड एरिया कॉल्ड रिजर्व्स और लोकेशन। तो उनको क्या है, यहाँ से हटा दिया गया। वेयर दे वर गैदर टुगेदर इन द मोस्ट क्रूअल कंडीशन, जहाँ पर वो एक साथ इकट्ठा होते थे। अनकंसील्ड बायस्ड लॉ वर पास्ड टू लीगलाइज सच फोर्सिबल रिमूवल ऑफ द ब्लैक अफ्रीकन्स। तो उन्होंने इसके लिए क्या है, बायस्ड लॉ, कानून बना दिए इस काम को करने के लिए। इन साउथ अफ्रीका द नेटिव एरियाज एक्ट 1913 पास कर दिया, डिसअलाउड दी चाउज एंड जुलू स्कोर्स ऑफ अदर ट्राइबल फ्रॉम द लैंड राइट एनीवेयर इन द कंट्री। तो इन्होंने इसके लिए क्या है, रूल पास कर दिए थे ताकि वो इकट्ठा ना उसके आवाज़ ना उठा सके। लीडिंग द अनमैच्ड मिस्ट्री फॉर द ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वो एट द टाइम्स हैड नो लैंड लिटरी। तो उनके पास क्या है, कोई ज़मीन ही नहीं बची। एवन टू बरी देयर डेड, तो उनके पास इतनी ज़मीन भी नहीं थी कि उनकी लाश को दबाने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं बची थी। ऐसी कंडीशन उन्होंने कर दी थी। दूसरा तरीका क्या बनाया, ब्लैक अफ्रीकन एज बॉन्डेड लेबर। तो पहले तो वो क्या है, अफ्रीका में आए, फिर उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया। दूसरा उन्होंने क्या है, वहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूर बना दिया, उनको एज ए लेबर काम करवाया। हाउएवर द settlers needed large amount of labor to work on their farms. They pushed their individuals colonial administration to force the Africans out of their reserves और लोकेशन। तो उन्होंने क्या अपनी लोकन से निकलने को मजबूर कर दिया। एंड टू वर्क फॉर देम एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन पास्ट लॉ। तो उन्होंने क्या किया, जो औपनिवेशिक शासन था उन्होंने कानून पास कर दिया। चार्जिंग ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगा दिए ऑन द ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका विच दे हैड टू अर्न मनी। तो उसको चुकता करने के लिए उनको क्या करना है, पैसे कमाने पड़े। एंड दिस मनी कुड बी अर्न ओनली बाय वर्किंग फॉर द वाइट सेल्टर्स। जो वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, जो कि इनसे लैंड पर कब्जा कर रखा था, उनके लिए इनको काम करना था। आल्सो सिंस सच सप्लाई ऑफ लेबर हैड टू स्टडी एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एडिशनल बेसिक लॉ वर enacted where cash fines could be imposed on them the most silly grounds, and Africans would have to earn their living by working on the farms and mines। तो उनको क्या कर दिया, उन पर इतने हैवी टैक्स ठोक दिए और उन टैक्स को चुकता ही चुकता करना था, वरना वो जेल भेज दिए जाएंगे या यातनाएं झेलनी पड़ेगी। तो उनको क्या करना था, मजबूरी में काम करना ही करना पड़ता था उनके फार्म पे और उनकी माइंस पे। एज इफ दे वर नॉट इनफ कैरिंग एन आइडेंटिटी कार्ड, और सबको मस्ट कर दिया था कि उनको आईडी कार्ड बनाना। एंड ए सर्टिफिकेट अबाउट द स्टेटस ऑफ हिज हर एम्प्लॉयमेंट ड्यूली साइंड बाय द एम्प्लॉयर वाज मेड इसेंशियल फॉर द एवरी ब्लैक अफ्रीकन। तो उनको क्या करता है, एक आईडी बनानी है और जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है वो भी बनवानी है, ताकि उनको पता लग सके कि कौन लेबर है कौन नहीं, वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सिंस इट्स in most cases such as certificates were not issued by the employers, most Africans were forced to stay on the farms and work salary or no salary। तो जब तक क्या है, उनको आई कार्ड इशू नहीं किया जाते थे तब तक उनको फार्म पर काम करना पड़ता था, उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, तो इस प्रकार ऐसे काम करना पड़ता था। इन केस ऑफ वर फाउंड विदाउट सच सर्टिफिकेट्स दे वर सीज ऑन चार्ज रनिंग अवे अनलॉफुली फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, जो क्या नौकरी से भाग जाते थे। दिस वे अफेक्ट नथिंग बट बॉन्डेड लेबर। तो इस पर क्या था, कई जो भागते नहीं थे वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे, वो अभी कभी भी अपना पैसा चुकता नहीं कर पाते थे, परंतु वो क्या करते थे, वो एक बॉन्डेड लेबर बन जाते थे। तो इस प्रकार उनकी क्या है, दो तरीक़ों से उन्होंने क्या किया, जो अफ्रीका के लोग थे उनको कॉलोनाइज कर दिया, उन पर राज किया गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। What were two ways in which colonial powers responded to the freedom struggle launched by the Africans in various countries? तो इस क्वेश्चन में पहले आपको समझना है कि इसने पूछा क्या है। तो आपको क्या करना है, जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने दो तरीके से इसको रिएक्ट किया। जब अफ्रीका में फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुए तो कभी ना कभी आपको क्या होगा, जब फेस करने पड़ेंगे। तो जो कॉलोनियल पावर्स आई उन्होंने
क्या है अफ्रीका पर अत्याचार किए, अफ्रीका के लोगों पर, तो वो कभी न कभी तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो कॉलोनियल पावर्स ने दो तरीके से रिएक्ट किया जब अफ्रीका के लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट्स शुरू किए। तो पहला रिस्पॉन्स क्या था, वॉयलेंस और रिप्रेशन मूवमेंट को क्या है फोर्स से दबाया गया, पुलिस फोर्स से क्या है बल का प्रयोग किया गया, आर्मी यूज की गई। इससे क्या हुआ, स्ट्रगल्स लंबे हो गए, वॉयलेंस और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि केन्या, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, कोंगो, इस प्रकार के देशों में क्या हुआ, ब्लडी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। दूसरा रिस्पॉन्स क्या था, हमें टॉक और नेगोशिएशंस, बातचीत का और नेगोशिएशन का, लीडर्स से बातचीत हुई, इंडिपेंडेंस ग्रांट किया गया। जब क्या है कॉलोनाइजर को डिफेट दिखने लगा, उन्होंने क्या किया, गाना और नाइजीरिया जैसे देश को आज़ाद कर दिया, तो नेगोशिएटेड फ्रीडम उनको दे दी। इंडिपेंडेंस कब शुरू हुआ, गाना जो कि 1956 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या है कई कंट्रीज फ्री हुई। 1960 में डीकोलोनाइजेशन डिकेड आ गया, जिसमें क्या है उन्होंने औपनिवेशिक काल का खत्म होने लग गया, वेव ऑफ इंडिपेंडेंस आ गई। जिसके बाद क्या है फ्रीडम के बाद क्या ठीक से हो गया सब कुछ, नहीं। जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वो हमें देखने को मिली, जो डेमोक्रेसी थी उसकी कमी देखने को मिली, जो बेसिक नीड थी उसकी कमी देखने को मिली। तो पीपल को फिर क्या है स्ट्रगल करना पड़ा। जो पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस थे वो हमें देखने को मिले। तो इस प्रकार क्या है वो दो रास्ते क्या थे जो इन्होंने अपनाए। तो पहला रास्ता था फोर्सफुल का, तो इसके बारे में बता सकते हैं, पहले बात कर सकते हैं फिर दोबारा बात कर सकते हैं दूसरे रास्ते के बारे में। तो दीज insatisfied struggles for independence in various parts of Africa immediately after the World War II। तो वर्ल्ड वार टू के बाद हमें क्या है बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिले अफ्रीकन लोग द्वारा। obtain two kind of responses from the colonial administration। जब अफ्रीका के लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने दो तरीके से ट्रीट किया। पहला तरीका उन्होंने बल का प्रयोग किया, वॉयलेंस का प्रयोग किया। The first region where administration attacked such movement resulting in struggle such as these becoming not only long draws but also more violent and bloody। जो क्या है बहुत ज़्यादा हिंसक बन गया था। दिस इज फॉर एग्जाम्पल वाज इन केस ऑफ केन्या, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया एंड कोंगो, जो हमें इसमें इन देशों में देखने को मिलता है जो कि फोर्सफुली उन पर वॉयलेंस की गई। सेकेंडली द एडमिनिस्ट्रेशन सीइंग द साइन ऑफ डिफीट, जब उनको हार दिखने लग गई थी ना यूरोपियन लोगों को, तो उन्होंने क्या बातचीत शुरू कर दी। जो उनके लीडर्स थे उनके साथ बात की, जो मूवमेंट थे लीडिंग देयर फ्रीडम विद द रिलेटिव केस, दिस हैपेंड इन दिस केस ऑफ गाना एंड नाइजीरिया। तो जिसके केस में हमें क्या गाना और नाइजीरिया की आज़ादी हमें देखने को मिली, तो उन्होंने क्या है नेगोशिएशंस किए। द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका बिगेन्स विद द इंडिपेंडेंस ऑफ गाना। जब गाना में इंडिपेंडेंस हुई तो इसके साथ क्या है डीकोलोनाइजेशन हमें देखने को मिला, जो कि गाना जब आज़ाद हुआ तो कब हुआ 1956 में। सून मोर अफ्रीकन कंट्रीज बिकेम फ्री, इसके बाद क्या बहुत सारी कंट्री फ्री हुई। द 60s came to known as decade of decolonization of Africa। By the early 70s most of African were free with the exception of South Africa। तो क्या है 1960 के दशक को क्या है फ्री कॉलोनाइजेशन बोला गया, जो कि डीकोलोनाइजेशन के रूप में जाना गया, जो कि क्या है 1970 के दशक के शुरुआती रूप में लगभग सभी अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद हो गई थी, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के, जो कि क्या था साउथ अफ्रीका। येट सून द पीपल ऑफ द अफ्रीका हैड टू वेज अदर स्ट्रगल्स दिस टाइम अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट विच डिनाइड दीज बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फेल टू प्रोवाइड देम विद द बेसिक नीड्स ऑफ लाइक द एम्प्लॉयमेंट, फूड, शेल्टर। तो उन्होंने क्या है बाद में उन्होंने भी आवाज़ उठाई, जो उनको क्या देखने को मिला, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। जैसे कि क्या है आज़ाद तो हो गए परंतु उनके पास क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उनके पास बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, इस प्रकार की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या था 13 चैप्टर था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन आंसर की मदद से। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है आप इसे आराम से देखकर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा इस प्रकार प्री कॉलोनियल और अफ्रीका के बारे में, हिस्ट्री के बारे में था, ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ अफ्रीका। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको कोई भी गेस्ट पेपर, एग्जाम नोट्स, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।